रहीम, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 में हमने सबसे पहले ये पढ़ा इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन बनाते कैसे हैं, पॉइंट से कैसे बनेगी, पॉइंट हाइट कैसे होगा, स्लोप हाइट कैसे होगी, ये सारी बातें हम करके जा चुके हुए हैं। इसके बाद हमने कहा कि यार अच्छा ये सारा काम तो हो गया है, कैसे पॉइंट हाइट होगा, कैसे स्लोप हाइट होगी, ये सारी बातें हो गई। फिर हमने कहा यार हम अकाउंटेंट लोग इसे पढ़ क्यों रहे हैं, तो कल हमने इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन साइड देखना शुरू की। एक बिहेवियर हमने पढ़ा कि यार कॉस्ट, आपको पता है आगे आपने पूरा एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो कॉस्ट का एक बिहेवियर हमने पढ़ना शुरू किया। हमने कहा यार अगर हमारे पास ना ऐसे कभी ग्राफ हो, ऐसे कभी ग्राफ हो और कोई ग्राफ मुझे ऐसे नजर आ रहा हो, ये कोई एक कॉस्ट है जिसका ग्राफ ये है, तो मैंने फौरन ग्राफ को रीड करके देखा कि ये लीनियर रिलेशन है, ठीक है ना। और हत्ता के अच्छा एक और आसान तरीका होता है, आप कहें कि अगर प्रोडक्शन जीरो हुई तो क्या होगा, कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। इधर कॉस्ट आ रही है ना, इधर यूनिट्स आ रहे हैं। उसने कहा अगर प्रोडक्शन जीरो कर दें तो कॉस्ट भी, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएं वैसे वैसे कॉस्ट। कल हमने इस लाइन की इक्वेशन बनाना सीखी थी, ये पॉइंट थे, हम इसकी इक्वेशन बना दी थी हमने। और हमने कहा कि यार अगर ये लाइन किसी कॉस्ट के फीचर को रिप्रेजेंट कर रही है तो इस लाइन की जो स्लोप है ना वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर हमने कहा एक कॉस्ट का बिहेवियर और भी हो सकता है। हमने कहा इसको जीरो करके देखते हैं। इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये यूनिट के साथ वेरी कर ही नहीं रही है, ये यूनिट के साथ वेरी। हमने इन दोनों को इकट्ठा किया तो इसकी शक्ल कुछ ऐसे बन गई है। एग्जामिनर सम टाइम आपको ये कर सकता है कि आपकी स्क्रीन पर ग्राफ आए, वो कहे कि बताइए किस टाइप की कॉस्ट है। अगर ये स्क्रीन पर आया तो हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट है, अगर ये आया तो हमने कहा, और अगर ये आया तो या लफ्ज़ टोटल कॉस्ट ठीक है या सेमी वेरिएबल, सेमी, क्योंकि जब मैं इसको जीरो कर रहा हूं तो कॉस्ट फिर भी आ रही है, इतनी कॉस्ट आ रही है, ये हो सकता है 50,000 सेमी वेरिएबल, सेमी, ठीक होगी बात। फिर हमने इतनी बात पढ़कर इन तीनों लाइन की इक्वेशन बनाना सीख ली थी। इसकी इक्वेशन बनाई थी ये कल वाले सवाल में, y इज इक्वल टू 10x, ठीक है ना। फिर आगे चले, फिर हमने दूसरी इक्वेशन बनाई और वो क्या थी, फिक्स कॉस्ट। वहां हमने इक्वेशन बनाई y इज इक्वल टू 50,000, y इज इक्वल टू 50,000। फिर इन दोनों को इकट्ठा किया और इक्वेशन बनी थी y इज इक्वल टू 10x प्लस। अब जरा थोड़ा सा मेंटली अपने आप को ऊपर लाना है। देखिए मैंने लिखा y इज इक्वल टू 10x प्लस 50,000 और मैंने कहा ये y क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट जितने बनाने, प्लस फिक्स कॉस्ट। अच्छा जरा सोचिएगा मैं क्या बोलने लगा, ये लिखा हुआ है टोटल और इसका आंसर लिखने लगा हूं मैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं एक्सप्लेन करता हूं, लिखते जाइएगा आप, प्लस फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल का मतलब हुआ जितने यूनिट बनाने हैं
उतने यूनिट बनाने में मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी खर्च होगी। मसलन अगर मैंने 1000 यूनिट बनाने हैं, एक यूनिट बनाने पर वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये आ रही है, तो 10,000 वेरिएबल कॉस्ट के लिए मुझे पैसे चाहिए और 50,000 फिक्स कॉस्ट के लिए चाहिए, तो टोटल कितने चाहिए? 60,000 रुपया चाहिए। बात समझ आई? एक है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने पर कितनी आती है, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है। एक है 1000 यूनिट बनाने पर टोटल वेरिएबल कितनी आ रही है, 10,000, फिक्स कितनी आ रही है, 50,000, ओवरऑल टोटल कितनी आ रही है, 60,000। जब मैं खाली लफ्ज बोलूं ना टोटल कॉस्ट, तो इसका मतलब ये वाली कॉस्ट मुराद है। जब मैं कहूं ना इस चीज की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, तो ये वाली कॉस्ट मुराद है, यानी टोटल वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स। फिक्स तो रहती फिक्स है, वो तो यूनिट के साथ चेंज होती नहीं है। फिक्स तो रहती फिक्स है, यूनिट के साथ चेंज होती नहीं है। अब बताएं, मैं कल भी आपसे बात करके गया हूं, फिर कह रहा हूं भाई ये ना सोचें, बाद दफा बच्चे का ना अपने जहन में एक किसी सब्जेक्ट का एक ट्रॉमा उसके जहन में होता है, यार मैथ मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, मैंने तो फिर एफएससी में आके बायो रख ली थी। बहुत सारे बच्चे होंगे ना क्लास में, नहीं ये वो वाला मैथ नहीं है, ये बिल्कुल आम जिंदगी से जुड़ा हुआ मैथमेटिक्स है। ये वो मैथ नहीं है जिसे आप मैथ की कैटेगरी में उठा के डाल दोगे, नहीं, ये तो बिल्कुल आम जिंदगी से, उस ट्रॉमा से बाहर निकल के सीखने की कोशिश करेंगे तो ये 100% आपको समझ आएगा। ये एज ए सब्जेक्ट आपको नहीं डराएगा, आप जिंदगी में ऐसे ही काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है, यार इसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये आ रही है, इतनी कॉस्ट तो मेरी फिक्स आ रही है, तो बिल्कुल आम जिंदगी की बात है। फिर हमने इसकी एप्लीकेशन कल समझी थी कि अच्छा यार ये वाली बात अप्लाई कैसे होगी। हमने कहा दो तरह के सवाल बन सकते हैं, एक तो ऐसा कि आपसे इक्वेशन ही बनवा ली जाए, और एक उसकी एप्लीकेशन, 2 लेवल बता के तीसरा लेवल पूछ लिया जाए। 10 यूनिट बनाए तो इतनी कॉस्ट आ रही है, 50 बनाए तो इतनी आ रही है, बताओ 150 बनाए तो कितनी आएगी। तो 2 पॉइंट से पहले इक्वेशन बना ली है, जैसे ही इक्वेशन बन गई अब जितने मर्जी यूनिट यहां पुट करते जाएं उसका आंसर निकलता जाएगा। इसके ऊपर हमने ये फोटोकॉपी वाली बात भी की थी, इसके ऊपर ही हमने ये टीवी सेट वाली बात भी की थी, ठीक है ना। अब अगर आप घर जाकर इन सवालों को दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, खास तौर पर वो वाले स्टूडेंट जो ये भी समझते हैं कि यार मुझे मैथ मुश्किल लगा, तो फिर तो ऑब्वियसली मुश्किल ही लगना शुरू हो जाएगा। जितना स्मूथली हमने कोर्स को डिजाइन कर रखा है, एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं, ये 3 स्लाइड 3 पॉइंट पढ़े, साथ उसकी देखिए कि यार इसकी एप्लीकेशन एग्जाम में कैसे आ रही है। अगर आप इसको घर जाके नहीं करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अच्छा जनाब, और आगे चलते हैं। अब जरा बिजनेस, हमने पढ़ना तो अल्टीमेटली बिजनेस है ना यार, हम अकाउंटेंट बनने आए हैं, हम बिजनेस पढ़ने आए हैं। अब हमने डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, फलां, ट्रिग्नोमेट्री, थ्योरम्स वो थोड़े पढ़ने हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब तो हम बिजनेस की बातें करने जा रहे हैं। बिजनेस की 3 टर्म्स, एक लफ्ज होता है रेवेन्यू, ये नवीद साहब बोला करेंगे क्लास में, या सेल, या बोल चुके होंगे, ठीक है ना। रेवेन्यू या सेल, ये किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं जितने रुपए की चीजें आपने बेची हैं। मतलब कॉलेज के बाहर ना रेडी वाला खड़ा है सामने एक चने लगाकर, इधर जाएंगे तो एक चिप्स वाला खड़ा है, ठीक है ना। अब वो हो सकता है, मैं उनके उस पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा, आपको इस्तारे के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूँ। हो सकता है जो चने वाला शख्स यहाँ चने बेच रहा है उसे अपना नाम भी ना लिखना आता हो सकता है जो रेडी वाला चिप्स बेच रहा है उसे अपना नाम भी ना लिखना आता हो। लेकिन उससे पूछे यार बच्चे सुबह से कितनी सेल हुई है, बता देगा कि नहीं? चने वाले से पूछे, उसका कोई बड़ा भाई पूछे, हाँ भाई 11 बज गया अब तक कितनी सेल हुई है, उसे फौरन समझ आ रही क्या पूछ रहा है। ये है
जिंदगी से जुड़े हुए सब्जेक्ट की अलामत, कि उस सब्जेक्ट को अप्लाई करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, बात समझ आई? उस सब्जेक्ट को अप्लाई करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। आप जितना सीए पढ़ रहे हो, ये सारा वो सब्जेक्ट है जो एक बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ आदमी भी जिंदगी में अप्लाई कर रहा है, पढ़ा हुआ उसने कोई नहीं है। और आप समझ रहे हो कि आप एसी के कमरे में बैठ के फुल टाइम, माँ बाप ने आपके पैसे पे किए हुए हैं, आप साफ सुथरे होके जनाब आके पढ़ रहे हो और आपको समझ नहीं आएगी? हाउ इट इज पॉसिबल? पहले विनिंग माइंडसेट बनाएं, दिमाग में विनिंग माइंडसेट बनाएं। मैं दावे से कह रहा हूं, जो कुछ आपने पूरे सीए में पढ़ना है उसका 70% उस अनपढ़ आदमी को भी पता है जो कारोबार कारोबार रहा हो, कि आप कारोबार पढ़ रहे हो। अभी ये हम क्यूएम के पोर्शन की सबसे मुश्किल बातें डिस्कस करने जा रहे हैं अब जो हम कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, ये सारी बातें हर उस बच्चे को भी पता है जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता, उसको भी पता है कि ये कैसे निकलती हैं चीज़ें। सेल का पता चल गया जी? अगर कभी सेल निकालनी पड़ जाए, मतलब फर्ज किया जो बच्चा बाहर चिप्स बेच रहा है ना, हमें पता है यार वो ना एक पैकेट चिप्स का बेचता है, फर्ज कर लें 100 रुपए का, और वो कहता है सर जी सुबह से 50 पैकेट बेचे हैं, तो सेल निकल आई कि नहीं निकल आई? खत्म कहानी। सेल कैसे निकलती है? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। चने वाला देखे यार, वो एक प्लेट कितने की देता है, मल्टीप्लाइड बाय जितनी बेची हैं, क्या निकल आया? इसीलिए आगे क्या लिखा हुआ है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, तो क्या निकल आया? सेल निकल आई। अब इसमें कितनी बड़ी कहानी है। फिर हमने कहा यार जो चीज हम सेल कर रहे हैं उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है। अब वेरिएबल का मतलब हमें समझ आ गया, ये पढ़ा है, हैविंग डायरेक्ट एंड लीनियर रिलेशनशिप। यानी अच्छा, वेरिएबल ऐसे भी समझते हैं कि वेरिएबल का मतलब होता है अगर हम एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाएं तो क्या कॉस्ट आएगी। मसलन अभी मैं समझाने का, एक बच्चा नया इस क्लास में लाकर यहां बैठ जाए तो कॉलेज की क्या कॉस्ट आएगी? बोले? कोई नहीं आएगी। इस वक्त जो एसी चल रहे हैं वो चलने ही चलने थे, जो लाइटें चल रही हैं वो चलनी ही चलनी थी, जो बिल्डिंग का रेंट जा रहा है वो जाना ही जाना था, जो कैमरामैन की कॉस्ट आ रही है वो आनी आनी थी, जो टीचर की कॉस्ट आनी आनी थी। उस बच्चे के यहाँ बैठने से कोई कॉस्ट नहीं आई है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कोई नहीं है। लेकिन फर्ज करें अब ये महंगाई बहुत हो गई ना, तो उसके साथ गेयर्ड अप होना पड़ा बहुत सारी चीज़ों को। वरना प्रीवियसली पता क्या होता था, आज से मैं कोई 15 साल पुरानी आपको बात बता रहा हूँ। हम जब क्लास में आते थे ना, तो आते ही हम ना 1, 2, 3 डिपेंडिंग कैसा सब्जेक्ट चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, वो फोटोकॉपी डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्लास में। टीचर के साथ उसका असिस्टेंट होता था, वो किस कॉपियाँ उसने पकड़ी होती थी, सब बच्चों को उसने वो कॉपी डिवाइड कर दी। अब टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था ना, पीडीएफ ऐसे शेयर नहीं हो सकती थी जैसे अब हो गई है। फोटोकॉपी सस्ती थी, 25 पैसे की एक फोटोकॉपी होती थी, 1 रुपए में 4। अब 5 रुपए की एक होती है नहीं, यहाँ ऊपर तो 5 की हो रही होगी ना, कॉलेज में तो 5 की हो रही होगी, शायद 5 की भी नहीं हो रही होगी, उससे भी कम की हो रही होगी। अच्छा खैर है नहीं हो। जब हम वो बात करते थे ना, तो उस वक्त हम क्लास में एक एग्जांपल देते थे कि बेटा ये जो पेज की कॉस्ट है ना, ये वेरिएबल है, क्योंकि अगर ये बच्चा बैठेगा तो इसे भी पेज देना पड़ेगा। लेकिन बाकी सारी कॉस्ट कौन सी आ गई है? फिक्स। बात समझ आई? फिक्स वर्सेस वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट इज एन एक्सपेंस दैट राइज और फॉल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन। ठीक होगी बात। और फिक्स क्या है? दैट रिमेन फिक्स। समझ आ गई बात में? अब हम इस बात को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेकर चले। हमने कहा भाई टोटल कॉस्ट, ये मैंने अभी आपको समझा दिया है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू mx प्लस b, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जनाब, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कंट्रीब्यूशन। क्या लफ्ज है? एक लफ्ज है प्रॉफिट।
नवीद साहब ने बोला होगा। उससे पहले एक लफ्ज उन्होंने बोला होगा ग्रॉस प्रॉफिट, या अभी बोल देंगे, 1-2 दिनों में पहुंच जाएंगे वहां तक, ठीक है ना। एक लफ्ज होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जितने की मैंने चीज बेची है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर ली। मसलन मैंने एक प्रोडक्ट ना 50 रुपए की बेची है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए है, तो 30 रुपया मेरा क्या है, आम बच्चा गलती करके कहता है प्रॉफिट है। नहीं, प्रॉफिट तो उसको कहते हैं जो मैं घर लेके जाऊंगा। इसमें से अभी फिक्स कॉस्ट भी तो पे होनी है, अभी तो फिक्स कॉस्ट, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाली है, वेरिएबल कॉस्ट निकाली है। बात समझ आई? इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन। और अगर एक यूनिट की बात कर रहे हो तो इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर, ये वो कंप्यूटर वाला सीपीयू नहीं है, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलती है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक लफ्ज है टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, टोटल सेल, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोनों बातें। अच्छा जी, चलिए यहां आते हैं ऐसे चलते हैं, यहां से समझ आएगी अब आपको बात। फर्ज करें हम कोई एक प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं और कितने की बेचते हैं, 150 रुपीज की। इस यूनिट को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आती है। फर्ज किया हमने एक छोटा सा बिजनेस किया शवारमे का, ठीक है, हम शवारमा सेल कर रहे हैं 150 रुपीज का। शवारमा बनाने पर जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ना, यानी जितना उसमें चिकन डल रहा है, जितनी उसमें ब्रेड डल रही है, जितनी मायो डल, बाकी सारी जो चीजें वेरी कर रही दैट इज 120। हमें कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, एक शवारमा बेचे तो बज़ाहिर आम आदमी की नज़र में बज़ाहिर 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अब हम अकाउंटेंट कह रहे हैं कि यार इसे प्रॉफिट नहीं कहना, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस को भी बाद में डिफाइन करेंगे, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन। क्योंकि ये चीज़ हमें वेरिएबल कॉस्ट खाली डालें तो 120 रुपए की पड़ती है और हम 150 की बेच रहे हैं। इस शवारमा शॉप का हमारी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो कितनी है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ गई, 30 रुपये। ओके, अभी हम आगे चले, ये वाली बात अभी मैंने होल्ड की। एक एग्जांपल थोड़ी और चेंज करते हैं, ठीक है। एक बात समझ आ गई, कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। देखें जरा, हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं कितने रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, और जिस जगह हम ये काम कर रहे हैं वहां का रेंट कितना है, 75। बात समझ आई। हम कोई एक चीज ये समझ लें ऐसे कि वो चिप्स वाला ना 50 रुपए का पैकेट बेच रहा है, 35 रुपए उसको कॉस्ट आ रही है, बज़ाहिर एक पैकेट बेचने पर 15 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रही, बज़ाहिर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसका सही नाम क्या है, सही नाम क्या है। और जहां उसने ये अड्डा लगाया हुआ ना, जिस मार्केट में, किसी मेन मार्केट जैसे क्रीम ब्लॉक लाहौर की, वो कहता है, दुकान वाला कहता है भाई मैं 75,000 रुपया रेंट लूंगा तुम्हारे से, तो ठीक है भाई दूंगा, उसे पता है यहां से मेरी चीजें सेल होंगी। अब इस बंदे को पहले दिन एक फिक्र लाहक हो गई है, क्या, कि यार मैं हर कस्टमर को 50 रुपए का पैकेट बेच रहा हूँ, उसमें से 15 रुपए मुझे आ रहे हैं, पहले ये 15 रुपए इकट्ठे करके मैंने रेंट देना है। इकट्ठे करने को क्या कहते हैं, इकट्ठे करने को क्या कहते हैं,
कहते हैं यार एक काम करना है, सारे क्या करो, थोड़ी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन दे दो, इसीलिए तो इसे कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं कि यहां से पैसे कंट्रीब्यूट होने हैं, इकट्ठे होने हैं। हर पैकेट से 15 रुपए आ रहे हैं, 15 रुपए आ रहे हैं, 15 रुपए आ रहे हैं, 15 रुपए आ रहे हैं। अब इसे पहली फिक्र क्या है कि यार फर ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे इस तारे के तौर पे इसने ना एक मनी बॉक्स बनाया हुआ है, ये पैकेट बिकता है, उसमें 15 रुपए इधर डाली जाता है। ये क्या कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है पैसे। अब इसे पहली फिक्र ये है कि महीने के बाद जब मैं इस बॉक्स को खोलूंगा, क्या इसमें से 75,000 निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। इसने मनी बॉक्स खोला, 1.5 लाख रुपया निकला, इसने 75,000 रुपया उठा के रेंट दिया। अब जो बाकी के 75,000 बचे हैं वो इसका प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट उसे कहते हैं जो आप घर लेके जाए। नया सामान कैसे लेगा, तुमने बात पूरी फॉलो नहीं। ये देखो 50 रुपए आए ना, इसने 35 रुपए तो सामान वाले बॉक्स में डाल दिए जिससे खरीदता है, आए तो 50 थे। इस मनी बॉक्स में इसने 15 रुपए डाले हैं। यहां से सामान के पैसे तो आते जा रहे हैं ना। बिजली का बिल पहले नवीद अंसारी साहब ने पे करना है, नहीं एक लगाइए। हाँ जी, शवार में चिप्स बिक रही कि नहीं बिक रही, साथ साथ भेजनी, गरम गरम, ऐसे ठंडी नहीं कर लेनी। अच्छा जी, चिप्स बिकी कितने की। वो जो बंदा था उसने अपने पैसों के 2 हिसाब रखे हुए हैं। 35 रुपये उठा के इस बॉक्स में डालता है, यहाँ से अगली दफ़ा आलू आ जाएंगे, सारा कुछ आ जाएगा, निज़ाम तो यहाँ से चलेगा ना। ये उसकी बज़ाहिर बचत थी, लेकिन इस बॉक्स में से जितने पैसे निकलेंगे उससे हमेशा माल ही आया करेगा, रॉ मटेरियल आएगा। इस बॉक्स में से जितने पैसे निकलेंगे उसमें से एक मसला है, पहले फिक्स कॉस्ट माइनस होगी तो प्रॉफिट आएगा। पहले फिक्स कॉस्ट माइनस होगी तो प्रॉफिट आएगा। सारे पैसे घर नहीं लेके जा सकते, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ये क्या हो रही है, कंट्रीब्यूशन हो रही है। अब इस बंदे को पहले दिन एक टेंशन क्रिएट हुई है, क्या यार मैं कितने चिप्स के पैकेट बेचूंगा तो कम से कम मनी बॉक्स खोलूंगा तो उसमें से 75,000 निकल आएंगे। जैसे ही 75,000 निकल आए तो घर कितने पैसे लेके जाएगा, 0। 75,000 तो ले जाएगा रेंट वाला बंदा। बिजनेस का ऐसा पॉइंट जिस पर आप घर में सिवाय सवाबे दारैन के कुछ ना ले जा रहे हो, सिवाय सवाबे दारैन के कुछ ना ले जा रहे हो, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं, लिखें अपने पास, उसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। उसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन। ऐसा पॉइंट जिसमें आप घर कुछ नहीं लेके जा रहे, हाँ पल्ले से भी नहीं डालना पड़ रहा। बाद दफा होता है ना बिजनेस, मसलन इस मनी बॉक्स में से निकले 50,000 तो 25,000 तो पल्ले से देने पड़े हैं। सारा महीना खड़े होके काम भी किया है, क्योंकि अभी आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है। शुरू में बिजनेस ऐसे ही होता है, शुरू में बिजनेस ऐसे ही होता है, लेकिन फिर एक लेवल आता है कि नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस खड़ा हो गया है, अब मैं पल्ले से कुछ नहीं डाल रहा, बिजनेस अपना खर्चा खुद उठा रहा है। वो कौन सा लेवल है, ब्रेक इवन लेवल। लेकिन कारोबार इसलिए नहीं किया जाता कि वो अपना खर्चा खुद उठा ले, कारोबार तो इसलिए किया जाता है कि पैसे घर ही लेके जाने हैं हमने। अगर इस क्लास से जितने पैसे आए हैं उससे सिर्फ कॉलेज की सैलरी पे हो जाए, कॉलेज की बिजली का बिल पे हो जाए, तो फिर हम तो घर में सवाबे दारैन लेके जाएंगे। फिर हमारे बच्चों को तो जुमेरात को दाता दरबार जाना पड़ेगा। कारोबार इसलिए थोड़े करते हैं। लेकिन जब नया कारोबार शुरू करते हैं तो उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि कब करोड़ रुपए आएगा, पहले सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा कब ब्रेक इवन आएगा। जिस दिन कारोबार ब्रेक इवन पे पहुंच जाए ना, आपको पता चल जाता है मेरा कारोबार चल गया। बात समझ आई? आपके माँ बाप आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अब दुनिया के चंद ऐसे मुल्क रह गए हैं जिसमें इस एज का बच्चा माँ बाप के पैसों से पढ़ रहा है। ठीक है ना, आपको यूरोप बड़ा अच्छा लगता है, अमेरिका बड़ा अच्छा लगता है,
आप वहाँ होते आपको लग पता जाता। समझ लगी? आपके माँ बाप आपके ऊपर पैसा, अभी आप माँ बाप से पैसा ले रहे हो, एक फेज आएगा जैसे आप आर्टिकलशिप में जाओगे ना, माँ बाप से पैसा लेना बंद हो गए। अब आपको आर्टिकल का उतना स्टाइपेंड मिल जाएगा कि आप अपना खर्चा उठाना शुरू कर दोगे। माँ बाप की नज़र में क्या आ गया है? लेकिन फिर जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, फिर आप इंशाल्लाह पैसे घर भी लेके जाओगे, और वो जो पुप्पो मान नहीं रही है मान भी जाएंगे। ठीक है ना? समझ लगी है कि नहीं लगी है? वो कह रहा है मेरी तो पुप्पो ही कोई नहीं है, चलो कोई और मान जाएगा। अच्छा जी, समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, तो अब हम वापिस आ गए कि हर कारोबार करने वाला आदमी, हर कारोबार करने, चाहे वो चिट्टा अनपढ़ हो, उसको ये बात पता है कि यार पहले कारोबार का ब्रेक इवन आना है। और आप बच्चे ये ज्यूम कर रहे हो कि ब्रेक इवन आना है और हमें समझ नहीं आना है। कहानी समझ आ गई? एक चिप्स बेचने वाले को, किसी कैंटीन वाले को, किसी भी बच्चे को जिसकी कोई फिक्स कॉस्ट है, उसे पता है यार पहले मैंने देखना है मेरे पैसे कम से कम कब पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ये टॉपिक हमें पहला यही कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन। वो कहते हैं ब्रेक इवन निकालना बड़ा आसान काम है, क्या करें? वो कहता है फिक्स कॉस्ट को सीपीयू से डिवाइड कर दें, आपके पास ब्रेक इवन आ जाएगा। कोई कहानी लंबी नहीं है। कितनी कंट्रीब्यूशन है हमारे उसमें? 15। फिक्स कॉस्ट कितनी है? वो कहता है 75,000 डिवाइडेड बाय 15। वो कहता है जिस दिन आपने एक महीने में 5,000 बॉक्स ऑफ चिप्स बेच दिए, आपका ब्रेक इवन आ गया। समझ आई बात? आपका ब्रेक इवन आ गया। कैसे? क्योंकि 5,000 आपने चिप्स के बॉक्स बेचे हैं, तो 5,000 बॉक्स पर, हर बॉक्स पर 15 रुपए आप डाल रहे थे मनी बॉक्स में, तो मनी बॉक्स में से 75,000 निकल आए ना। ये उठा के आप दे दें, आपको क्या मिला? सवाब दान, ब्रेक इवन आ गया। आपको तो सिर्फ सवाब मिला अभी, ठीक है ना? दुआएं मिले, जिसे हम कह रहे हैं सवाब दारैन। इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं? ब्रेक। एक ऐसा पॉइंट जहां हमारे पास नेट प्रॉफिट 0 आ जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। बात समझ आई? अब जरा तवज्जो करें, ब्रेक इवन को बोलने में 2 तरीके से बोला जा सकता है। मैं पूछ रहा हूं यार भाई ब्रेक इवन कब आएगा? वो कहते हैं सर जब हम महीने में 5,000 बॉक्स बेचना शुरू कर देंगे, ब्रेक इवन आ जाएगा। ओके, समझ आ गई। वो मैं कहता हूँ यार भाड़ में गए बॉक्स, आप मुझे सेल बताओ कितनी होगी महीने की। कहता कोई बात नहीं भाई, 5,000 यूनिट बेचने हैं, एक यूनिट 50 रुपए का बेचते हैं। तो क्या आंसर आ गया? कितना आंसर आ गया? हाँ, 2 लाख। अब जरा गौर करें मैं क्या कहने लगा। ये रुपीज हैं और ये क्या है? रेवेन्यू है ना। अब मैं ब्रेक इवन रेवेन्यू की टर्म में बोल रहा हूं कि जिस दिन 2.5 लाख का रेवेन्यू हो गया, हम ब्रेक इवन पे आ चुके होंगे। दूसरा तरीका क्या है? रेवेन्यू की टर्म में बोलने, और दूसरा क्या है? यूनिट्स की टर्म में बोल। अगर हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, जरा तवज्जो रखें, तो बाय डिफॉल्ट आंसर यूनिट में निकलेगा। आपने रेवेन्यू बनाना है तो इसे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू बन गया। समझ आइए बात? पहले सिर्फ इतनी सी बात को समझें। क्या हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन समझ आ गया? क्या हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन समझ आ गया? ठीक है ना? कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, इसका डिफरेंस। डन होगी बात? और यहां से ब्रेक इवन निकालना लग रहा था कोई पता नहीं बड़ा साइंटिफिक काम होगा, बिल्कुल आसान काम। क्या करें? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्या निकल आया?
यूनिट्स निकल आए। ठीक होगी बात। पहला पड़ाव आ गया हमारा कि भाई ब्रेक इवन कब आएगा। पता चल गया 5000 यूनिट बेचेंगे तो ब्रेक इवन आएगा, या दूसरी बात पता चल गई 2.5 लाख की सेल करेंगे तो ब्रेक इवन आएगा। ब्रेक इवन कैन बी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। डन होगी बात। वो कहते हैं यार कारोबार इसलिए थोड़े शुरू किया था कि सवाब दरैन कमाना। अच्छा, इंसान ना शुक्र है ना, पहले लॉस हो रहा होता है कारोबार में, कहता है यार फंस गया, मुसीबत में जान फंस गया, बस दुआ करो किसी तरह कारोबार अपना खर्चा उठा ले, आगे दुआ कबूल होगी। अब इंसान ना शुक्र कहता है यार मैं इसलिए थोड़े काम कर रहा हूँ, कहता है बस दुआ करो मुझे ना 1.5 लाख महीने का यहाँ से बचना शुरू हो जाए। अब हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट है ना, हमने बड़े लेवल पर हमने ही फिजिबिलिटी बना के देनी है, हम ही वो प्रोफेशनल हैं जिन्होंने ये काम करना है। जैसे डॉक्टर ही वो प्रोफेशनल है ना जिसने सर्जरी करनी है, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को सारी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है। अब हम उसे कैलकुलेट करके देने लगे कि अच्छा यार तुम क्या चाह रहे हो। कहता है सर मैं चाहता हूँ 1.5 लाख का प्रॉफिट कब होगा। कहता है अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। कहते कैसे, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है कि यार इतना प्रॉफिट कब आएगा, तो ये फार्मूला थोड़ा सा एडिट हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपीयू। फार्मूला क्या बन गया, फिक्स कॉस्ट प्लस डिवाइडेड बाय वही सीपीयू। असल में तवज्जो करें, असल में ब्रेक इवन किसे कह रहे थे, जब रिक्वायर्ड प्रॉफिट 0 था तो असल में यहां प्लस 0 ऐड हो रहा था ना, क्योंकि ब्रेक इवन का मतलब था माई रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज 0। अब वो क्या कह रहे हैं, मैंने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो ओके 75,000 रुपया ये 1.5 लाख रुपया ये डिवाइडेड बाय 15। क्या आ गया जी आंसर। वो कहता है भाई फिर ऐसा करो महीने में 15,000 चिप्स के पैकेट बेचो यूनिट्स, क्योंकि पहला आंसर तो यूनिट में आना है। वो कहता है यार मुझे पैकेटों का नहीं पता लग रहा, सेल बताओ कितनी होगी। कहता कोई बात नहीं 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, 7,50,000। कहता है जिस दिन 7.5 लाख की सेल करोगे ना महीने में, तो आपको 1.5 लाख बचना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा सर अगर इतने ही पैसे बच रहे हैं तो सीए छोड़ ही ना दें, और इतने पैसे तो तुम 1 घंटे में कमाया करोगे, अल्लाह खैर रखे इंशाअल्लाह। अच्छा जी बात समझ आ गई कि नहीं। तो जरा गौर करें, हमने बिजनेस में डिफरेंट पॉइंट्स निकालने हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हो, हमने बिजनेस में डिफरेंट पॉइंट निकाल। जब हम फिजिबिलिटी किसी बिजनेस की सोच रहे होते हैं ना, तो हम ऐसे ही सोच रहे होते हैं। क्या पहला आमतौर पर हमारे ध्यान में होता है क्या जी, ब्रेक इवन कब आएगा, यानी नो प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये बात समझ आ गई। फिर अगली कहानी आई, क्या जी, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। 2 बातें आ गई। एक तीसरी बात हो सकती है लिमिट लॉस। लिमिट लॉस का मतलब कहता है ये कारोबार तो शुरू कर रहा हूं, लेकिन अच्छा हर बंदे को अंदाजा है कि कारोबार में थोड़ा मुश्किल वक्त भी आ सकता है, कारोबार में थोड़ा मुश्किल वक्त। वो कहता है यार फंस ही ना जाऊं मैं। कहता है यार देखो मैं ये कारोबार 75,000 रुपया मैंने देना है, किसका, रेंट का, ठीक है ना। कहता है यार अगर ये मुझे सारे ही जेब से देने पड़ गए तो मेरी तो इतनी पसली कोई नहीं है। सामने कहता है तुम मुझे बताओ तुम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, तुम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। कारोबार करना कि नहीं करना ये सबसे पहले यहीं से डिफाइन होता है। कभी जब जरा आप बड़े अच्छे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो इसे हम कहते हैं रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क ले सकते हो।
वो कहता है यार मैं तो महीने का ना 20,000 रुपया अगर लॉस हुआ तो बर्दाश्त कर लूँगा, इससे आगे गया तो मेरी तो पी बोल जाएगी, मेरी तो मुसीबत आ जाएगी। कहता अच्छा अच्छा ठहरो, मैं तुम 20,000 तो बर्दाश्त कर सकते हो ना, मैं तुम्हें एक कैलकुलेशन करके देखता हूँ, फिर सोचते हैं कारोबार करना है। अभी कारोबार शुरू नहीं किया, ये फिजिबिलिटी बन रही है, अभी 1 रुपया नहीं लगाया कारोबार में हमने, ये सब बातें हम पहले सोच रहे हैं। मैं कहा यार अच्छा तो कैसे निकलेगा? कहता यार फिक्स कॉस्ट में से जितना तुम लॉस बर्दाश्त कर सकते हो ना वो माइनस कर दो, प्रॉफिट ऐड करते हैं और लॉस, मसलन हमने कहा जी कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता है, उन्होंने कहा जी 75,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय CPU, वही 15। जरा आंसर बताइए क्या? 3,660 है। वो कहता है यार देखो ज़रा मोटा सा हिसाब लगाओ, क्या 3,000 पैकेट 3,667 पैकेट चिप्स के बिक जाएंगे महीने के? वो कहता है ऐसे कैसे पता? कहता अच्छा इसे 30 से तकसीम कर लो, पर डे निकाल लेते हैं ना, निकालें ज़रा। 122। वो कहते हैं नहीं 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 122 नहीं यार, बड़े भी हालात बुरे हुए, 200 पैकेट तो यहाँ जहाँ मैं अड्डा लगा रहा हूँ यहाँ बिक जाएंगे। कॉन्फिडेंस आ गया। ये वाला पॉइंट क्यों निकाला है? कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि अगर वर्स्ट सिनेरियो है, और मैं समझता हूँ अगर 20,000 जेब से भी डल जाएंगे तो कोई बात नहीं है, कारोबार फ्यूचर में भी तो मुझे फायदा देगा ना, थोड़ा रिस्क तो लेना ही है। ओके कोई बात नहीं है, 20,000 का लॉस। वो कहते हैं यार फिर अगर 20,000 का लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो 100-125 बनते हैं पैकेट रोज के। कहते हैं हाँ इतने तो बिक जाएंगे। कहानी समझ आ रही है? देखिए इसी वाले पर अभी ये 3 लगाकर हमने देखा, पहले हमने क्या निकाला जी? ब्रेक इवन। कितना आंसर आ गया? 5,000। फिर हमने कहा जी लिमिट रिक्वायर्ड प्रॉफिट अगर 45,000 हो तो क्या करना है? 75,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय। वो कहता है यार ये बंदा ना लॉस बियर कर सकता है कितना? 30,000 का, तो फिक्स कॉस्ट माइनस, ये 3 पॉइंट निकाल लेंगे। CPU का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं ये बात समझ आ गई है? कल यहां से आगे चलेंगे इंशाल्लाह।